अब चलते हैं अपने बड़े मेहमान की तरफ जिनसे बात करने वाले हैं अंशुमन तिवारी जी, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ मुखर्जी, फाउंडर मार्सलेस इन्वेस्टमेंट के। वेलकम सौरभ, एंड ओवर टू यू अंशुमन सर। Hi Saurabh, welcome to Money 9. Hi, hi there, hi there. Saurabh, one quick question about the capex. आपने भी recently एक हाँ जी। report की and आपने लिखा कि you have traveled across the northern India and have seen that lot of investment has been made in the capex. But this year government ने जो capex का target है वो last year से कम रखा है। लगता है कि fiscal deficit का और budget के बड़े numbers का pressure दिख रहा है। 11% की growth estimate की है capex में। अगर आप inflation के हिसाब से देखें और last year की growth के हिसाब से देखें तो वो कम है। last year capex का commitment ज़्यादा था। दो सेक्टर्स में प्रेशर भी दिख रहा है, कैपेक्स का रोड में दिख रहा है क्योंकि एनएचएआई के ऊपर प्रेशर है और रेलवेज में भी प्रेशर दिख रहा है। दोनों की इंपॉर्टेंट एजेंसीज को बोरोइंग से भी रोक रखा है सरकार ने। हाउ डू यू सी दिस 11% ग्रोथ प्रोजेक्टेड विच इज 3-4% मोर देन द इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन राइट नाउ गोइंग टू कैपिटलाइज इन continuous push which we have seen in last 4-5 years in infrastructure sector, and do you think that private sector will come now, और वो जो मच एवेटेड कैपेक्स साइकिल ऑफ प्राइवेट सेक्टर है इज गोइंग टू स्टार्ट? हाँ जी। तो अंशुमन देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर काफी क्लियर थी। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना इफेक्टिवली जो मैं समझा था कि वो बोल रही है, देखिए हमने 3 साल लगातार, भारत सरकार ने 3 साल लगातार करीबन 30-35% बढ़ोतरी की है पब्लिक सेक्टर कैपेक्स में। तो मतलब कि लास्ट 3 साल में पब्लिक सेक्टर कैपेक्स डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा हुआ है एक्चुअली, राइट। मैसिव ग्रोथ हुआ है पब्लिक सेक्टर कैपेक्स में। एंड उनका कहना है कि अगले साल भी FY25 में 11% से बढ़ा रहे हैं। तो जैसे आप बोल रहे हो, रेलवेज का जिक्र किया उन्होंने और मेट्रो सड़कों का भी जिक्र किया। बट आफ्टर 35% इंक्रीज 3 ईयर्स इन अ रो, हमारे देश में बहुत सारे स्टॉक मार्केट निवेशक हैं, उन्होंने दबा के कमाया है पब्लिक सेक्टर कैपेक्स पे। वो जाहिर थोड़ा सा मायूस है कि 35% पे तो आदत पड़ गई थी हमको। इस बार फाइनेंस मिनिस्टर जी ने सिर्फ 11% की घोषणा की है। मेरे ख्याल से एफएम ने बिल्कुल ठीक किया है। देयर इज ओनली सो मच द गवर्नमेंट कैन डू टू प्रोग्रेस विद कैपेक्स। जैसे आप बोल रहे हो, अब प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की बारी है। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स मेरे ख्याल से आएगा, इलेक्शन के बाद आएगा। क्यों आएगा? 4 वजह है। पहली बात है, 4 साल से प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स बढ़ा नहीं है, राइट। FY19 में जितना था, मोटा मोटी FY23 भी प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स उतना ही है। तो कॉर्पोरेट इंडिया के पास बैलेंस शीट में खूब सारा पैसा है। सेकंड, कमिंग टू द सेकंड रीजन, बैलेंस शीट्स कॉर्पोरेट इंडिया की आर द स्ट्रॉन्गेस्ट दे हैव बीन इन करीबन 20 साल। तीसरी बात, बैंकिंग सिस्टम के पास भी खूब सारा पैसा है। सो बैंकिंग सिस्टम का टियर 1 मतलब कि जो कैपिटल है बैंकिंग सिस्टम में, वो ऑल टाइम हाई पे है। दुनिया में किसी बड़े इकोनॉमी के पास, बैंक्स के पास इतना सारा पैसा नहीं है जैसा कि इंडिया के बड़े बड़े बैंक्स के पास है। और चौथी वजह, अगर सरकार अपना बजट डेफिसिट खींच रही है, नीचे खींच रही है, सरकार अपना स्पेंडिंग घटा रही है, बॉन्ड मार्केट से पैसा कम उठाएगी सरकार, जाहिर है बॉन्ड मार्केट पे प्रेशर कम होगा, बॉन्ड यील्ड नीचे आएगी, लिक्विडिटी की उपलब्धि होगी, एंड इससे प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस बनेगी। एफएम ने ये काफी क्लियरली बोला कि प्राइवेट सेक्टर के लिए जो स्पेस बना रही है, इस स्पेस में प्राइवेट सेक्टर पे घुस के पैसा बोरो करके कैपेक्स करना है। आई थिंक हाई टाइम है ये कैपेक्स, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स साइकिल शुरू हो। एंड मैं सराहना करता हूँ एफएम की क्लैरिटी ऑफ थॉट की एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सपोजिशन। साफ साफ कह दिया गया कि पब्लिक सेक्टर कैपेक्स ने बहुत सारा बोझ उठाया है, अब प्राइवेट सेक्टर की बारी है। सौरभ, बाजार ने जो पढ़ा और बजट में और जो सवाल बाजार के दिमाग में थे, पब्लिक सेक्टर कैपेक्स बगैर डिमांड के भी हो सकता है, पर प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स को सामने डिमांड खड़ी दिखाई देनी चाहिए। और हम पिछले 3 साल से 4 साल से लगातार ये शिकायत बाजार में सुन रहे हैं, खासतौर से अगर FMCG कंपनियों की वॉल्यूम ग्रोथ देखें या बाकी कंपनियों की भी आप ग्रोथ देखें तो डिमांड स्लगिश होने का, बाजार में डिमांड कम होने की शिकायत बराबर की जा रही है। प्राइवेट सेक्टर ये कहता है कि केवल टैक्स रियायत से काम नहीं चलेगा, हमें बाजार में ग्राहक भी दिखाइए, खरीदार भी दिखाइए जो बाजार में खड़े हों खरीदने के लिए। ये दुविधा अब कैसे हल होगी? ये जो डिलेमा है प्राइवेट सेक्टर को, क्या इस बजट के बाद हम डिमांड में कोई बड़ी रिकवरी या चेंज होते देखेंगे आने वाले समय में, स्पेशली रूरल एरिया में, जिस एरिया में अभी कैपेक्स के सहारे गाड़ी दौड़ रही है? पिछले 3 साल से जो इंजन है डिमांड का वो कैपेक्स से, गवर्नमेंट कैपेक्स से पुश हो रहा है। क्या हम वहाँ डिमांड की रिकवरी आते देखेंगे अगले साल में? तो देखिए, कैपेक्स के, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के क्षेत्र में गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है। तो गुड न्यूज़ पे पहले फोकस करता हूँ। जहाँ जहाँ पे भी खर्चा, नागरिक खर्चा करता है कर्जा लेकर, जहाँ जहाँ पे भी लोन लेके खर्चा किया जाता है, वहाँ पे इंडिया पे दनादन खर्चा हो रहा है। तो घर की बात करें या मोबाइल फ़ोन की बात करें या गाड़ी या मोटर बाइक की बात करें, दनादन खर्चा हो रहा है। जहाँ पे भी बैंक या NBFC से पैसा मिलके
उस लोन के बदौलत खर्चा की। तो बिल्डिंग मटेरियल्स पे बूम चल रहा है, सीमेंट में बूम चल रहा है, लोहे में स्टील में बूम चल रहा है, गाड़ी मोटर बाइक में बूम चल रहा है। तो इन सब क्षेत्रों में मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है कि कैपेक्स का सिलसिला कुछ हद तक शुरू हो चुका है। राइट, स्टील प्लांट्स, इंडिया के बड़े स्टील प्लांट्स करीबन 80-90% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। तो जाहिर है उनको कैपेक्स दबा के करना पड़ेगा। इंडिया के जो बड़े स्टील के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको दबा के करना पड़ेगा। सिमिलरली फ्लैट बनते रहेंगे, मॉर्गेज लोन्स धनाधन दिए जाएंगे, एंड पेंट फैक्ट्री हो या टाइल्स की फैक्ट्री हो, बिल्डिंग मटेरियल की क्षेत्र में भी कैपेक्स आएगा। राइट, तो ये गुड न्यूज़ है। एक्चुअली जस्ट टू फिनिश ऑन द गुड न्यूज़, पावर प्लांट्स भी इंडिया में करीबन 80-90% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। तो इस समर में तो आई थिंक ये मान के चलिए मतलब पूरा पीक लोड पे इंडिया का पावर प्लांट सिस्टम चलेगा। तो जाहिर है पावर प्लांट्स में भी एक नया वेव ऑफ कैपेक्स आएगा। होपफुली वो ग्रीन एनर्जी में आएगा रादर देन पुराने जमाने के कोयले वाले में। बट जैसे भी हो, एनर्जी सेक्टर में भी कैपेक्स हाई प्रोबेबिलिटी है कि आएगा। अब आते हैं थोड़ा जो लेस गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ की तरफ आते हैं। जॉब क्रिएशन फॉर्मल सेक्टर में थोड़ी सी कमजोर रही है एक डेढ़ साल से। उससे क्या हो रहा है, तेल साबुन की बिक्री, पिज्ज़ा बर्गर की बिक्री, अंडर गारमेंट्स की बिक्री, स्मॉल टिकट जो स्पेंडिंग है ग्राहक की वो कम हो गई है। और ये अर्निंग्स ग्रोथ में भी, प्रॉफिट ग्रोथ में भी दिखाई दे रहा है। नाउ इसमें कैपेक्स भी ऑब्वियसली, अगर प्रॉफिट ग्रोथ आ नहीं रही कंपनी कैपेक्स क्यों करेगी। बट ये वाले सेक्टर्स अंशुमन, FMCG, QSR, एप्परल, ये एक्चुअली भारी कैपेक्स वाले सेक्टर एनी केस में नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर बहुत ज़्यादा तेल साबुन बिकता दबा के क्या करता है, बिकॉज FMCG काफ़ी कैपिटल लाइट है। तो जहाँ पे कैपिटल इंटेंसिटी की बात आती है, जो ऑटो है, सीमेंट है, स्टील है, पावर है, वहाँ पे प्लांट यूटिलाइजेशन हाई है। एंड मेरे ख्याल से हमारे देश के जो प्रोमोटर्स हैं इन सेक्टर्स में, वो कैपेक्स करने के लिए तैयार हैं। एंड ये सिलसिला मेरे ख्याल से शुरू हो जाएगा। सर अब एक और सवाल जो इस बजट की रोशनी में और इस बजट से पहले कल फेड की मीटिंग थी, ये भी दिखाई दिया कि कैपेक्स के लिए कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम होनी चाहिए। और हम कैपेक्स का एक्सपेक्टेशन उस समय कर रहे हैं जब इंटरेस्ट रेट का साइकिल अपने पीक पर है। और कल ये उम्मीद थी कि शायद वो पीक ख़त्म होने की बात होगी, पर फेड रिजर्व ने क्लियर किया कि अभी कोई मेजर चेंज स्टांस में नहीं आएगा, और इंडिया में भी ऐसा नहीं लगता। तो इन द गिवन सिचुएशन की इंटरेस्ट रेट जिस लेवल पर हैं, प्राइवेट सेक्टर कितना कंफर्टेबल है? बिकॉज आप कंपनियों से बात करते हैं, आप मैनेजमेंट से बात करते हैं, वो कितना कंफर्टेबल है? क्योंकि हमने पिछले 3-4 साल में दरअसल डीलेवरेजिंग देखी है। ज़्यादातर कंपनियों ने अपने डेट्स कम किए हैं, उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को प्लाउ बैक करके के डेट को रिपे करना शुरू किया। इस लेवल पर, इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर कैपेक्स रिवाइवल के बारे में कंपनी आपको क्या बता रही हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सटीक बोला कि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कटिंग का साइकिल पुश आउट कर दिया है। बट जिस पैमाने पे फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन की बात FM ने आज की है कि 4.5% का टारगेट उन्होंने FY26 का घोषित किया है, अगर उस पैमाने पे सच में, तो बॉन्ड मार्केट में भारत सरकार का 10-year बॉन्ड यील्ड काफी दरादर नीचे जाएगा। आई थिंक 6 की तरफ, अगर ये सच में 4.5% की तरफ हमारी डेफिसिट मूव करने लगी, तो अगले 1-1.5 साल में हमारी 10-year बॉन्ड यील्ड 6 की तरफ भागेगी। 6% अगर 10-year बॉन्ड यील्ड हुई, मानिए एक अच्छे कॉर्पोरेट के लिए 2-2.5% उस पर मार्कअप लीजिए, 8-8.5% पर अंशुमन, 8-8.5% में लार्ज कंपनीज विल बी विलिंग टू बोरो एंड फाइनेंस फैक्ट्रीज। सो RBI के ऊपर काफ़ी भारी जिम्मेदारी आती है। अब इस प्रकार के डिसिप्लिन बजट के बाद RBI के ऊपर कुछ हद तक एक मेरे ख्याल से दबाव बन जाता है कि अब आप रेट कट का सिलसिला जारी कीजिए, फेड के लिए वेट मत कीजिए। इंडिया भी एक मच्योर इन द सेंस इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री है, सेंसिबल पॉलिसी मेकिंग दिखाई गई है हमारे देश में। और मेरे ख्याल से शक्तिदास जी के ऊपर कुछ हद तक एक दबाव बनेगा इस प्रकार के डिसिप्लिन बजट के बाद कि इलेक्शन के पहले एक रेट कट तो कर दी जाए। अगर वैसा हो गया तो वो जो मैं बोल रहा था 6% 10-year बॉन्ड यील्ड शायद जल्दी ही भागेगा, बट सूनर रादर देन लेटर मेरे ख्याल से इस प्रकार के डिसिप्लिन बजट के बाद 10-year बॉन्ड यील्ड इंडिया की नीचे जाएगी। और जैसे मैंने बोला, अगर अच्छे कॉर्पोरेट को उसके ऊपर 2-2.5% का मार्कअप देना पड़े, 8-8.5% पे लार्ज कॉर्पोरेट्स पैसा बोरो करके प्रोजेक्ट की फंडिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंस शुरू कर देंगे।
सौरभ, इस बजट की रोशनी में और 8 से 8.5% के इंटरेस्ट रेट के मार्कअप के रोशनी में आप हमेशा कंपनियों के आरओआई की बात करते हैं। आपके हिसाब से कौन से ऐसे सेक्टर आपको दिखाई देते हैं जो इस कैपिटल कॉस्ट पे 8-8.5% की कॉस्ट पे बाजार को खुश करने वाला, इन्वेस्टर को खुश करने वाला आरओआई लेकर आएंगे इन द गिवन सिचुएशन की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% के ही आसपास है, यानी अगले साल 6.5 से 7% की जीडीपी ग्रोथ रेट गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है, जो कि इस साल के बराबर ही है। तो और कुछ स्लिपेज के रिस्क भी हैं इंटरनेशनली, अगर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत सुस्ती मंदी आती है, एक्सपोर्ट्स में गिरावट होती है, तो ये जो पूरा डिफरेंट पीस ऑफ पजल्स कम्स टुगेदर, तो आपको क्या कौन से सेक्टर्स दिखते हैं जो बेटर आरओआई के साथ मार्केट को बीट करेंगे? तो देखिए, 3 क्षेत्र में आई थिंक काफी दिलचस्प माहौल रहेगा अगले 4-5 साल। पहला, ये पूरा जो वुमेन वाला थीम है। तो 2019 के इलेक्शन पहले इलेक्शंस थे इंडिया के इतिहास में जहाँ पे वुमेन वोटर्स की संख्या मेल वोटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा थी। मेरे ख्याल से 2024 का इलेक्शन भी उसी प्रकार का रहेगा। डेटा काफ़ी क्लियरली दिखाते हैं वुमेन आर नाउ मोर लाइकली टू वोट दैन मैन इन इंडिया। आरबीआई का डेटा दिखा रहा है कि अर्बन एरियाज में वुमेन के बैंक अकाउंट में मेन के मुकाबले ज़्यादा पैसा है। और आरबीआई का डेटा ये भी दिखा रहा है अंशुमन कि वुमेन की बैंक अकाउंट्स की गिनती संख्या भी ज्यादा है मैन के मुकाबले। तो उसका जो आंकड़ा जो बन रहा है, वुमेन हैव मोर मनी देन मैन, वुमेन आर मोर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल देन मैन। तो जाहिर है अब ये पूरा पॉलिटिकल माहौल इंडिया में इलेक्शन के आगे पीछे काफी आगे जाते हुए काफी सालों में पूरा पॉलिटिकल माहौल नारियों की तरफ बनेगा। पूरे इंसेंटिव, सबवेंशन, सब्सिडीज वुमेन फोकस्ड होंगे। तो उसके आसपास आई थिंक एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट थीम बनेगा हम जैसे निवेशकों के लिए स्टॉक मार्केट में स्टॉक लेने का, और जो बाहर समझदार प्रमोटर है वुमन सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट्स करने का, वो कपड़ों में हो, बच्चों के चीज़ों में हो, मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में हो, पीडियाट्रिक्स में हो। थीम बहुत बड़ा है। पूरा इंडिया में बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो रहा है, जहाँ पे वुमेन को जो चीज़ें चाहिए उस पर मेरे ख्याल से एक बड़ा थीम बनेगा, बड़ा पैसा बनेगा। दूसरा, ये पूरा एनर्जी ट्रांजिशन, राइट। जो पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो तो सबको दिख ही रहा है, सारे शहरों में दिख रहा है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात नहीं है। मुंबई में मैं बैठा हूँ, वहाँ पे भी पोल्यूशन के मुद्दे सामने आ रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी का जो बटन है वो दबा के सरकार उसको प्रोत्साहन देगी, सोलर पे देगी, ईवी बसेस, ईवी कार्स, चार्जिंग स्टेशंस। ये पूरा ईवी और सोलर का जो थीम है इसमें बहुत सारा पैसा बनेगा। जिस प्रकार का पैसा बिल्डिंग मटेरियल्स में बना है, मेरे ख्याल से सोलर रूफटॉप्स में उस प्रकार का पैसा बनने की संभावनाएं हैं। एंड सिमिलरली ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी एक पावरफुल थीम है। ईवी एंसिलरीज, मतलब ईवी गाड़ी और ट्रक के अंदर जो पार्ट्स जाते हैं उसको बनाने का भी एक बूमिंग इंडस्ट्री बनेगा। रिमेंबर, अगर ईवी एंसिलरीज के पार्ट्स आप बनाओ, आपका मार्केट सिर्फ इंडिया नहीं है, पूरा दुनिया का ग्लोबल मार्केट है। तो ये दूसरा क्षेत्र है जहाँ पे मोटा रिटर्न ऑन कैपिटल कमाने वाले प्रोमोटर उतरेंगे और कैपेक्स हमको दिखेगा। और तीसरा थीम है ये पूरा लो इनकम और मिडिल क्लास हाउसिंग। अगर आप लास्ट 2 साल के आंकड़े देखो, लो इनकम हाउसिंग मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग जिसको कहा जाता है, उसकी ग्रोथ करीबन 15% ही रही है। मॉर्गेज जो होम लोन्स का डेटा मैं देखता हूँ, लो इनकम हाउसिंग का ग्रोथ केवल 15% रहा है, और जो एफ्लुएंट हाउसिंग है वो 25% का रहा है। ये इम्बैलेंस है। मेरे ख्याल से इलेक्शन के बाद जो बजट आएगी इसमें इसको एड्रेस किया जाएगा विद इंसेंटिव्स फॉर मिडिल क्लास हाउसिंग, इंसेंटिव्स फॉर जो फिर ने बोला पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण वाला एक नया इंसेंटिव चालू किया जाएगा। और ये अफोर्डेबल हाउसिंग का थीम, मतलब होम लोन्स बिटवीन 5 to 30 lakhs, ये एक बहुत बड़ा थीम बनेगा। इन घरों के लिए पेंट, टाइल, सीमेंट, लोहा, सरिया, होम लोन्स, जो सारा सामान जाता है घर के अंदर, ये एक कोलोसल इंडस्ट्री बनेगा। यहाँ पे भी कैपेक्स करके मोटा कमाने की संभावना है। तो नारी शक्ति, एनर्जी ट्रांजिशन एंड लो इनकम हाउसिंग, ये 3 बड़े थीम है जहाँ पे बड़ा पैसा कमा सकते हैं, बोथ वी एज इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में और जो बाहर प्रमोटर पैसा लगा के प्रोजेक्ट लगाएंगे। सौरभ, आखिरी सवाल, बीएफएसआई सेक्टर में दो तरीके की गतिविधियां दिख रही हैं। एक तो बीएफएसआई सेक्टर में काफ़ी उथल पुथल दिख रही है रेगुलेशन के लेवल के ऊपर। एक दौर में आरबीआई और रेगुलेटर्स ने बैंकों को डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए, डिजिटल पुश के लिए और डिजिटल एक्सटेंशन के लिए प्रमोट किया, और उसके बाद फिर अब फिनटेक की राइज के बाद फिनटेक को लेकर नियमों में और कानूनों में खासे बदलाव दिख रहे हैं। आज हमने पेटीएम के स्टॉक्स की 2 दिन में स्थिति देखी। बैंकिंग सेक्टर को क्रेडिट की सप्लाई बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और फिनटेक की ज़रूरत है, ऐसा माना जाता था। लेकिन इधर आपको लगता है कि रिजर्व बैंक या जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने एक दूसरे तरह से सोचना शुरू कर दिया है, और जो एक किस्म का क्रैकडाउन हुआ
कंज्यूमर लोन्स पर, खासतौर से अनसिक्योर्ड लोन्स पर, जहां से आपने बताया कि कर्ज लेकर डिमांड आ रही थी, ये फिनोमेना और इसमें रिजर्व बैंक का एक्स्ट्रा कॉशियस होकर बैंकों को रोकना, ये कैसे प्ले आउट करेगा मार्केट में आने वाले 5-6 महीनों में क्योंकि जो कंपनियां बैंकों का पैसा ले जाकर छोटे लोगों के हाथ तक पहुंचा रही थी, चाहे वो एनबीएफसीज हों या फिनटेक कंपनियां हों, उनकी सिचुएशन इस समय कैसी बनती दिखाई दे रही? क्योंकि डिमांड को ड्राइव करने में हमने ये देखा पिछले एक साल के भीतर कि क्रेडिट कार्ड लोन्स का, पर्सनल लोन्स का, स्मॉल टिकट लोन्स का एक बड़ा हिस्सा था, और अब वही बैंकों की कॉस्ट बढ़ा रहे हैं क्योंकि बैंकों को रिस्क वेटेज के कारण ज़्यादा पैसा डालना पड़ रहा है, और उसका असर हमने बीएफएसआई के को लेके बाजार के अप्रोच में भी देखा है। अंशुमन जी, आपने ठीक बोला, आपके सवाल में ही जवाब बिल्कुल एम्बेडेड है। आरबीआई चाहती नहीं है कि ये स्मॉल टिकट अनसिक्योर्ड लोन से लोग अपना हॉलीडे पे निकल जाए लेके 10,000 20,000 रुपए का लोन लेके लोग पार्टी पार्टी शार्टी करके पैसा उड़ाए, या इवन मोबाइल फोन्स पे या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे खर्चा करें। ये भी बात बिल्कुल सटीक बोली आपने कि इस प्रकार का लेंडिंग लास्ट 2 साल में काफ़ी प्रोत्साहन मिला था। जैसे आपने कहा, लास्ट 4-5 महीने में आरबीआई ने रिस्क वेट्स बढ़ा दिया है स्मॉल टिकट अनसिक्योर्ड को डिस्करेज करने के लिए। लेकिन जहाँ पे एफएम के स्पीच से अगर हम एक इंडिकेशन ले, एक 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 गाइडेंस ले, सरकार ये बोल रही है कि वी आर हैप्पी फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, मिडिल क्लास हाउसिंग टू बी फंडेड थ्रू द इंडिया स्टैक, थ्रू द न्यू फिनटेक इकोसिस्टम। सो अब फिनटेक इकोसिस्टम को अपना दिमाग लाइन पे लाना पड़ेगा। अगर आप ऐप के थ्रू युवाओं को 10,000 20,000 का लोन दोगे जिससे वो हॉलीडे पे निकल जाए या फ़ोन खरीदे, तो सरकार उसकी प्रशंसा नहीं करेगी, सरकार उसको डिस्करेज करेगी। लेकिन अगर आप फिनटेक होके किसी प्रकार से एल्गो से अपने इकोसिस्टम से अफोर्डेबल हाउसिंग के इकोसिस्टम में आके इधर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या छोटे बिजनेसेस के लिए वर्किंग कैपिटल देने का सिलसिला शुरू कर सको, तो उस प्रकार का लोन मेरे ख्याल से सिस्टम आरबीआई सरकार उसको अच्छी तरह उसको प्रोग्रेसिवली देखेगी। सो जो इजी मनी था, जो बोलते हैं इजी मनी था, जिससे वेंचर कैपिटल ने एंटरप्रेन्योर्स को पैसा दिया, जिन्होंने जाके बेसिकली वो एंटरप्रेन्योर्स ने ऐप बना के वो पैसा बांट दिया, उस पर डिफॉल्ट भी काफ़ी आ रहे हैं, रेगुलेटर भी उसको पीट रहा है, एंड वो कहानी मेरे ख्याल से जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना सबके लिए अच्छा है। सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद मनी9 से जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, और बजट के बारे में बेहद ज़रूरी और बेहद गंभीर जानकारी देने के लिए, जो निवेशकों के लिए भी और मनी9 को देखने वालों के लिए बेहद उपयोगी थी। धन्यवाद सौरभ। थैंक यू सर।